Hello children, welcome to my English classes. I am Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara. And today we are going to learn your book, First Flight, textbook in English, class 10th, lesson number 1, A Letter to God, and it is written by G.L. Fuentes. And this is part 1 of this lesson. And here you are seeing cover page of your textbook First Flight. Lesson 1, A Letter to God, ईश्वर को पत्र, and it is written by G.L. Fuentes. पहले मैं आपको G.L. Fuentes से परिचित करवा दूँ. G.L. Fuentes, the full name of G.L. Fuentes is Gregorio Lopez y Fuentes. Gregorio Lopez y Fuentes. And Gregorio Lopez y Fuentes was a Mexican novelist, poet and journalist. ये एक मैक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार रहे हैं. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन. मैक्सिकन क्रांति के समय पे ये एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू निभाई है. तो बिफोर वी स्टार्ट अवर लेसन, सम डिस्क्रिप्शन इज गिवन अबाउट द लेसन. लेट्स रीड इट. बिफोर यू रीड, They say faith can move mountains. वे कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? पर हम किस पर विश्वास रखें? This is the question in this story delicately poses. यही एक प्रश्न है जो बहुत ही नाजुक तरीके से उठाया गया है इस कहानी में. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lencho एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी क्रॉप्स यानी फसल ruined हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. Asking for 100 pesos, और वो ईश्वर से चाहता है कि उसे 100 pesos दे दें. तो यहाँ पर ये बता दूँ कि पीसोज जो है वो मॉनिटरी यूनिट ऑफ सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारे देशों की मौद्रिक यूनिट इकाई है. सेवरल कंट्रीज़ इन द अमेरिकाज एंड द कंट्रीज़ दैट हैव फॉर्मरली यूज्ड अ करेंसी नेम्ड पीसो. वो सारे देश जो पहले पीसो नाम की करेंसी यूज़ किया करते थे, उनकी ये एक मौद्रिक इकाई है पीसो. तो इसमें बहुत सारे देश हैं जैसे जो पीसो यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है मैक्सिकन पीसोज, फिलिपाइन पीसो, अर्जेंटाइन पीसो, चिलियन पीसो, कोलंबियन पीसो एंड डोमिनिकन पीसो. ये सब देश जो हैं वो पीसो का यूज़ करते हैं एज अ करेंसी. जैसे भारत में करेंसी रुपया है, वैसे मैक्सिकन करेंसी है पीसो. तो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? तो क्या लेंचो का लेटर ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. विचार करें आपका इन प्रश्नों के लिए क्या उत्तर होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और अनुमान लगाएं कि कैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी इसके पहले कि आप इस स्टोरी को पढ़ें. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक द हाउस, किसी पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं. वह मकान जो एकमात्र मकान था उस पूरी वैली में. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में, है ना. क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ ए हिल, इसके ऊपर में वो मकान बना हुआ था.
From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो ये जो मकान था वहाँ से इस हाइट से पूरी नदी नज़र आ रही थी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत नज़र आ रहे थे जहाँ पे कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ पे खेत था जिसमें भुट्टे, कॉर्न यानी मक्का लगा हुआ था, जिसमें बीच बीच में कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें बीच बीच में फ्लावर्स आए हुए थे, फूल आए हुए थे जो बिल्कुल डॉट्स की तरह दिख रहे थे। और उसको खेत को देखकर लगता था कि निश्चित ही प्रॉमिस थी, यानी कि वो खेत प्रॉमिस कर रहा हो जैसे कि निश्चित ही अच्छी फसल मिलेगी। यहाँ पे हार्वेस्ट यानी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर। एकमात्र चीज़ धरती को जो चाहिए थी वो थी एक डाउनपोर, यानी हल्का सा एक झड़ी बारिश की हो जाए, और एटलीस्ट अ शॉर, कम से कम एक हल्की फुहार जो तो ज़रूर गिर जाए, तो खेत की फसल बहुत अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता था, इंटीमेटली यानी नज़दीकी से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व की ओर वो देखते रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें सही में पानी मिलने वाला है, स्त्री। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी जो सपर बना रही थी, सपर यानी भोजन पका रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। यहाँ ध्यान दें, सपर आया है, सपर, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब अलग अलग समय पे ग्रहण किए जाने वाले भोजनों के नाम हैं। तो जैसे ब्रेकफास्ट यानी सुबह सोकर उठते हैं तो फास्ट रहता है, जब उसको कुछ अपन खाते हैं तो वो फास्ट टूट जाता है, तो वो मॉर्निंग में 8 to 9 के बीच लिया जाने वाला भोजन है, वो ब्रेकफास्ट है। फिर आता है दोपहर में लगभग 1 या 2 बजे लेते हैं जो भोजन, उसको बोलते हैं लंच। अब आजकल एक और नया वर्ड आया है जो चलन में है, वो है ब्रंच, जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, यानी लगभग 11 बजे भोजन जो लेते हैं, वो जो ब्रेकफास्ट और लंच नहीं लेते बल्कि उसके बीच के टाइम पे भोजन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रंच। लगभग 11 साढ़े 11 बजे लिया जाता है। तो ब्रंच जो शब्द बना है, ब्रेकफास्ट का ब्रा और लंच का चा लिया है, इस तरीके से ब्रंच नया वर्ड आया है। फिर एक वर्ड है डिनर। डिनर वो भोजन जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर लिया जाता है, और सपर रात्रि का अंतिम भोजन, उसको बोलते हैं सपर। रिप्लाई, तो जो महिला थी जो भोजन पका रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वीआर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. बड़े जो बालक थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। तब तक उनका खेलना जारी था जब तक महिला ने आवाज़ नहीं दी कि आओ सभी लोग भोजन कर लो, कम फॉर डिनर। It was during the meal that, यानी ये उस समय की बात है जब भोजन चल ही रहा था। Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन चल ही रहा था
कि उसी समय जैसा लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, प्रिडिक्ट करना यानी पूर्वानुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ वहाँ आते हुए समझ में आ रहे थे। अप्रोचिंग यानी पहुँच रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और बारिश हो रही थी, स्वाभाविक सी बात है, ज़मीन की मिट्टी की खुशबू आने लगी रही होगी, तो एयर फ्रेश थी और बहुत मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वो व्यक्ति कौन? लेंचो। द मैन यहाँ पे यूज़ किया गया है लेंचो के लिए। वो बाहर गया और कोई और कारण नहीं था बाहर जाने का, बस एक ही कारण था कि वो बारिश की बूंदों के आनंद को फील करना चाह रहा था। प्लेजर यानी वो खुशी महसूस करना चाह रहा था जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, और उन बारिश की बूंदों को उसने अपनी बॉडी पे फील किया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा घर के अंदर, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से बोल पड़ा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी बड़ी बारिश की बूंदें जो हैं वो 10 सेंट्स की हैं और छोटी बारिश की बूंदें 5 सेंट्स की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour draped in a curtain of rain. बहुत ही संतुष्टि पूर्वक उसने अपने फील्ड की ओर देखा और उसके फ्लावर्स की ओर देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड यानी होता है कवर्ड हो जाना, यानी बारिश से, पानी से जो कवर्ड हो गए थे। कर्टेन यानी पर्दे, बारिश की बूंदें जो आई थी उससे एक पर्दा सा बन गया था, और पूरी बारिश ने उन फूलों को, पत्तियों को, अपने उसके खेत को ढांक लिया था। कर्टेन यानी एक पर्दा सा लग गया था बारिश का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, पर अचानक से तेज हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत, तेज हवा चलने लगी। बिगेन टू ब्लो, ब्लो यानी होता है हवा का बहना, और फ्लो यानी होता है पानी का बहना, तो यहाँ पे हवा, तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ ही बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी होते हैं ओले, स्टोन्स यानी पत्थर, और यहाँ पे हेल यानी बर्फ के ओले, बर्फ के पत्थर यानी जिसको हम ओले बोलते हैं, वो गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब जैसा कि लेंचो ने कहा था कि बड़ी बूंदें सिल्वर कॉइन्स हैं, सेंट्स हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी अब ये सही में सिल्वर कॉइन की तरह दिख रही थी। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चे जो अपने आप को बारिश में बीच बीच में भिगा रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, अब वो बाहर भागने लगे टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल, जो फ्रोज़न यानी जमी हुई, पर्ल्स यानी मोती, तो जो लड़के थे बच्चे वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, जमे हुए मोती हेल स्टोन को ही बोला गया है, ओले को बोला गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब व्यक्ति दुखी होके, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय व्यक्त करना होता है,
तो एक्सक्लेमेशन बहुत ज़्यादा खुशी में होता है, बहुत ज़्यादा दुख में होता है, सडन फीलिंग व्यक्त करने के लिए होता है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। कौन? लेंचो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा हुआ नहीं कि वह जल्दी गुजरा ही नहीं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. वो जिस चीज़ को जल्दी गुजर जाने की सोच रहा था लेंचो, वैसा हुआ नहीं। वो जो बारिश हो रही थी, जो ओले गिर रहे थे, वो पूरे 1 घंटे तक गिरे। कहाँ? उसके मकान में, उसके गार्डन में, पूरी पहाड़ी के किनार पे, कॉर्नफील्ड उसके भुट्टे के खेत पे, और उस पूरी वैली पे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा खेत उसका जो है, फील्ड यानी खेत, एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके खेत के ऊपर नमक बिछा दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। रिमेन यानी रहना, पत्ती नहीं रही थी अब पेड़ पे एक भी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, भुट्टे की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद होना। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों में से फूल पूरी तरीके से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और अब लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई थी, उसमें दुख भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब ये तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान चला गया, तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी होता है कि जो उड़ने वाले कीट रहते हैं, कीट पतंगे जिनको बोलते हैं, उनकी जब यानी प्लेग होता, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकस्ट आती हैं, उसे बोलेंगे अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। यहाँ देखें आप, लेंचो खड़ा हुआ है अपने खेत के बीचों बीच, और यहाँ पे पेड़ वगैरह जो लगे हुए हैं, ये देखें आप, बिल्कुल सूखे नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर ना ही कोई पत्ती है और ना ही कोई फूल है। और खेत देखें, खेत में हर जगह वाइटनेस फैली हुई है, और ये वाइटनेस है हेल स्टोन्स की। और यहाँ पर खड़े होके लेंचो अब एनालाइज कर रहा है कि आगे का जीवन कैसा होगा, और उनकी किस तरीके से वो अपना इस साल भरण पोषण करेंगे। तो लेंचो अपने बच्चों से जो बोल रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी यदि इल्लियों का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा होता, लोकस्ट यानी इल्लियाँ जो लग जाती हैं पेड़ पौधों पे, पूरी फसल को बर्बाद करती हैं, तो यदि वो भी हो जाता तो अभी जो है उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति होती, मतलब फसल में कुछ तो बचा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, पर इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और उस रात वो उनके लिए बहुत दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो कुछ भी हमने काम किया वो पूरा काम शून्य हो गया, पूरी मेहनत ना के बराबर हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर दे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। हंग्री यानी अत्यधिक भूख लगना। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो बीच में दिए हैं, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, ये मैं आपको लेसन के लास्ट में सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन जो करवाऊंगी उसके साथ में आपको ये क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley
देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में जो उस अकेले मकान में रहते थे, उस पूरी वैली के बीचों बीच एकमात्र उम्मीद थी। होप यानी आशा, उम्मीद थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो अपने आप को सांत्वना देते हैं, डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, हालांकि लग रहा है कि ये पूरी तरीके से नुकसान हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा ही वे लोग कहते हैं। दे यहाँ पर जो पूर्वज लोग हैं, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेसन समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगले लेसन में पढ़ाई करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो थैंक यू। यदि आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और व्याख्या अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।